एंड गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गुड इवनिंग प्रियांशु, गुड इवनिंग कृष्णकांत, गुड इवनिंग समीर, गुड इवनिंग अश्विनी, गुड इवनिंग मिस्टी। क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चों? अटका हुआ ही है अभी तक या ठीक है? ठीक है ना? चलिए, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का हम अब डेफिनेशन लिखने वाले हैं। तो मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का डेफिनेशन नहीं, मतलब स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। तो सब लोग तैयार हो जाएंगे फटाफट से, है ना? रेडी विथ योर पेन, कॉपी, फोकस। ठीक है ना? सब ले आइए साथ में, अब सब ले आइए ना। लिखिए, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, let y equal to fx be a let y equal to fx be a function let y equal to fx be a function continuous in close a to close b. Let y equal to fx be a function continuous in close a to close b. Let y equal to fx be a function continuous in close a to close b, and f of a is not equal to f of b. Let y equal to fx be a function continuous in close a से close b. Let y equal to fx be a function continuous in close a से close b, and f of a is not equal to f of b, and f of a is not equal to f of b, then for every y naught belonging to f of a से f of b, then for every y naught belonging to open f of a से open f of b, then for every y naught belonging to open f of a से open f of b, there exist then for every y naught belonging to open f of a से open f of b, there exists at least one x naught belonging to open a से open b. There exists at least one x naught belonging to open a से open b. There exists at least one x naught belonging to open a से open b. Then for every y naught belonging to f of a से f of b, there exists at least one x naught belonging to open a से open b, such that f of x naught equal to y naught. So that f of x naught equal to y naught. So that f of x naught equal to y naught. लिख लिया सब बच्चों ने? लिख लिया क्या सब बच्चों ने? चलिए, तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, है ना? समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस स्टेटमेंट को आप पढ़ के देखिए एक बार। क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ए पे वैल्यू मान लीजिए इसकी क्या है, एफ ऑफ ए, है ना? ए पे वैल्यू क्या है इसकी, एफ ऑफ ए, है ना? ए पे इसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए, ठीक है ना? इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं बी पे इसकी वैल्यू है बच्चों एफ ऑफ बी, बी पे इसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ बी, और ए से बी क्लोज में फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और अहम स्टेटमेंट है ना, कि ए से बी में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई भी एक कंटिन्यूअस शेप सोच लीजिए ना, आप अपने हिसाब से भी कोई भी कंटिन्यूअस शेप सोच सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बोले कि अगर कोई भी एक कंटिन्यूअस शेप आप ऐसा सोच लीजिए ना, आपकी जैसे मर्जी करे, मुझे कोई लेना देना नहीं, व्हाटएवर वे यू फील लाइक, लेट अस मेक अ कंटिन्यूअस फ्रॉम फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कोई बोले कि नहीं सर, मेरे को ऐसे मजा नहीं आया, मैंने ऐसे ले लिया फंक्शन, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए ना, आप अपने हिसाब से कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है ना। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो, फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूअस हो। कहां से कहां तक के बीच में कंटिन्यूअस हो, ए से बी के बीच में फंक्शन क्या हो, बिल्कुल क्लोज ए से क्लोज बी में फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूअस। तो आईवीटी क्या कहता है कि फॉर एवरी वाई नॉट बिलोंगिंग टू एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी। अब बोलोगे सर वाई नॉट कहां है, तो बेटा एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी का इंटरवल ये है। आप देखिए, एफ ऑफ ए यहां से शुरू होगा और एफ ऑफ बी यहां तक चलेगा, है ना? एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी का इंटरवल ये है। तो आप इसके बीच में कोई भी वाई नॉट उठा लीजिए, आप इसके बीच में कोई भी वाई नॉट उठा लीजिए। कोई बोले सर ये वाला वाई नॉट उठा लेता हूं मैं, ये वाला। तो आईवीटी का स्टेटमेंट क्या कहता है कि फॉर एवरी वाई नॉट बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, आप कोई भी वाई नॉट उठा के खुद से देखिए ना,
Similarly, for every y naught belonging to this interval, there must be at least one x naught. देख सकते हो ये वाला, और ये x naught कहां से कहां तक के बीच में आएगा दोस्त? a से b के बीच में आएगा, सच दैट हम लोग क्या कह रहे हैं कि f of x naught is equal to y naught. सच दैट हम लोग क्या कह रहे हैं कि f of x naught y naught के बराबर है. बहुत इजी स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट क्या कहता है कि आप, है ना, आप a से b के सॉरी f of a से f of b के बीच में कोई भी y naught उठा लीजिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग कम से कम एक x naught तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना. एक से ज्यादा भी मिल सकता है, एक से ज्यादा भी मिल सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन फंक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन फंक्शन. जैसे अगर मैं सपोज कर लो ऐसा फंक्शन बनाता हूं, सपोज कर लो, आप खुद से भी बना के देखिएगा ना, आप खुद से भी बना के देखिएगा. तो लेकिन मान लीजिए कोई बोलता है कि सर ऐसा फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, ए बी. एफ ऑफ ए जरूरी नहीं कि छोटा हो, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उस केस में फिर इंटरवल हो जाएगा आपका एफ बी से एफ ए. ये हो गया आपका 0, एफ ऑफ ए, और ये क्या हो गया 0, एफ ऑफ बी. ठीक है. कोई बोलता है कि सर ऐसा कुछ ग्राफ बन जाए, है ना, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाए, तो आप अब कोई भी वाई नॉट उठा लीजिए इसके बीच में, है ना. अब आप इसके बीच में कोई भी वाई नॉट उठा लीजिए. जैसे कोई बोले कि ये वाला वाई नॉट उठाया सर मैंने, तो आप देखो ना, एक से ज्यादा एक्स नॉट मिलेगा. कम से कम एक एक्स नॉट की तो गारंटी है, बट एक से ज्यादा एक्स नॉट मिलेगा. आप चेक कर लो, चेक कर लो. कोई बोले कि सर मैंने ये वाला वाई नॉट उठा लिया, तभी आप देख सकते हो एक से ज्यादा एक्स नॉट मिलेगा, जहां पे एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो रहा होगा, वाई नॉट. तो आप इसके बीच में कोई भी वाई नॉट उठाइएगा ना, तो देयर इज अ गारंटी कि एक एक्स नॉट आपको मिलेगा ए से बी के बीच में, सच दैट कि एफ ऑफ एक्स नॉट और वाई नॉट क्या होगा, सेम वैल्यू. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. क्या क्लियर है सबको? हाँ, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर कोई गारंटी नहीं. कोई बोले कि बीच में टूट गया फंक्शन, तो फिर कोई गारंटी नहीं है. चलिए ठीक है, ठीक है. इसी का एक और स्टेटमेंट है, मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का ही, जैसे कोरोलरी कहते हैं ना. ठीक है, मतलब हम ऐसा वर्ड यूज नहीं करते. चलिए हम लिखते हैं, ठीक है ना. इफ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 and fx is continuous in close A से close B, and fx is continuous in close A से close B, then there exists, एटलीस्ट की बात करेंगे हमेशा, है ना. पिछली बार भी एक्स नॉट एटलीस्ट 1 होगा, है ना, कम से कम एक तो होगा. देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 x naught, yeah, there exists at least one C belonging to open A से open B. x naught भी लिख सकते थे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, such that f of C equal to 0. खुद से सोचो इसको, थोड़ा सा खुद से सोचो कि अगर f of A into f of B नेगेटिव है ना, यहाँ एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट क्रिएट किया गया है. There is a big statement over here कि f of A into f of B नेगेटिव है और fx कंटिन्यूअस है दोस्त, है ना, इन क्लोज A से क्लोज B. तो क्या कह रहा है कि कोई ना कोई ऐसा C होगा A से B में जहां f of C की वैल्यू क्या होगी, 0. मतलब फंक्शनल वैल्यू 0 होगी, मतलब fx इक्वल टू 0 का एक रूट लाई कर रहा होगा. आप बोलोगे सर कैसे? सुनना बच्चों ध्यान से. जैसे मान लो इस तरीके से हमने एक फंक्शन ले लिया. अच्छा, f of A इंटू f of B नेगेटिव का मतलब कि अगर fa नेगेटिव है ना, fa नेगेटिव है तो fb पॉजिटिव होना पड़ेगा, या उल्टा, जो भी सोचो आप. को बोले fa नेगेटिव है तो fb पॉजिटिव होना पड़ेगा. सोचिए ध्यान से, है ना. तो अपन क्या कह रहे हैं, सुनना ध्यान से. f of a इंटू एफ ऑफ बी नेगेटिव है तो fa अगर नेगेटिव है तो fb पॉजिटिव है, और a से b में फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, बीच में कहीं नहीं टूटने वाला है, बीच में कहीं नहीं टूटेगा. देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c. तो बोलता है क्या कि कम से कम एक c होगा, है ना. बोलेगा देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c बिलोंगिंग टू ओपन ए से ओपन बी सच दैट एफ ऑफ सी क्या होगा, 0. तो आप खुद से सोचो, है ना, कि यहां से यहां ग्राफ जाएगा और कंटिन्यूअस रहेगा, यहां से यहां ग्राफ जाएगा
और कंटिन्यूअस रहेगा तो क्या बिना एक्स एक्सिस से मिले जा सकता है? माय क्वेश्चन फॉर यू इज कि यहां एफ ऑफ ए नेगेटिव लिया मैंने, एफ ऑफ बी पॉजिटिव लिया है, यहां से यहां तक ग्राफ कंटिन्यूअसली जा रहा है, तो क्या बिना एक्स एक्सिस से मिले हुए जा सकता है क्या? हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, एक्स एक्सिस को तो मिलना है और उस मिलन का जो पॉइंट होना चाहिए, वेन्यू होना चाहिए, वो ए से बी के बीच में ही होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, वो ए से बी के बीच में ही होना चाहिए। नहीं, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि भाई यहां देखना सिर्फ रूट की बात नहीं हो रही है, बोल रहा है रूट मस्ट बी लाइंग इन ए से बी, है ना? तो अगर मैंने मान लो कि कोई बच्चा बोलता है, जैसे बच्चे बोल देते हैं कि भाई ऐसा ले लिया सर फंक्शन, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, तो देखिए सर बिना काटे चला गया, एक्स एक्सिस को ए से बी में तो नहीं काट रहा है सर, तो यानी ए से बी में आप जो कह रहे हैं कि रूट आएगा वो सही नहीं है। बिना ए से बी में काटे हुए चला गया। चलिए एक बिल्कुल सही जवाब आया, वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल कर जाएगा। हम यहाँ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि एफ जो है एक फंक्शन है ना, एफ इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन इन क्लोज ए सी क्लोज बी एफ इनटू एफ बी नेगेटिव, तो बेटा ये फंक्शन ही नहीं है। अगर आप ऐसी कोई सोच रखते हैं तो ध्यान रखिएगा ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एक्स पे एक से ज्यादा वाई आ रहा है, तो ये फंक्शन की निशानी नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये चीज हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये चीज हम कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि हम लोग को देखना पड़ेगा कि यहां से यहां तक में जब फंक्शन जा रहा होगा तो एक बार तो कम से कम काटेगा काटेगा, एक से ज्यादा टाइम भी काट सकता है। तो देख सकते हो आप कि देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट सी जहां एफ ऑफ सी किसके बराबर होना है? 0 इन ए से बी। ठीक है, चलिए अगर हो गया है क्लियर तो आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना? एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिएगा बच्चों। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट सभी बच्चे लिखेंगे, है ना? रेडी? Let y equal to fx be a non-constant continuous function. Let y equal to fx be a non-constant continuous function in close AC close B. Let y equal to fx be a continuous function. No, sorry. Let y equal to fx be a non-constant continuous function in close AC close B. Let y equal to fx be a non-constant continuous function in close AC close B. In close AC close B. In close AC close B. And y equal to fx be a non-constant continuous function in close AC close B. In close AC close B. Then there exists a minimum value. Then there exists a minimum value small m. Then there exists a minimum value small m. Then there exists a minimum value small m and a maximum value capital M on this interval. Then there exists a minimum value small m and a maximum value capital M on this interval. Then there exists a minimum value small m and a maximum value capital M on this interval. ठीक है भाई, तो लो कि एक मिनिमम वैल्यू स्मॉल m होगा और एक मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M होगा इस इंटरवल में, है ना? अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब सिंपल है कि फंक्शन को बाउंडेड होना पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज ए से क्लोज बी में, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है दोस्त क्लोज ए से क्लोज बी में, तो इट हैज टू बी बाउंडेड। जैसे देखना, अगर कोई बोले सर ए पे यहां वैल्यू है, बी पे यहां वैल्यू है, कहीं भी हो सकता है ना, कहीं भी वैल्यू हो सकता है ना, कांस्टेंट नहीं लिया है दोस्त। कांस्टेंट क्यों नहीं लिया? सोचो, आप खुद से सोचो।
क्योंकि अगर कांस्टेंट ले लोगे तो क्या मिनिमम और क्या मैक्सिमम, आप सोचो कोई कांस्टेंट वैल्यू लोगे तो क्या मिनिमम और क्या मैक्सिमम सोचो। तो हम लोग ने क्या कि उस केस में हम मिनिमम मैक्सिमम के बारे में डिस्कशन ही नहीं कर सकते, तो हमने बोला कि कांस्टेंट फंक्शन नहीं लेंगे लेकिन कंटीन्यूअस लोगे। तो आप कैसे भी ग्राफ ले लो, कोई बोलता है कि सर मैंने ऐसे ले लिया ग्राफ को, तो अगर आपने ऐसे ले लिया ग्राफ को तो आप देख सकते हो कि इस इंटरवल में है ना, इस इंटरवल में है ना, इस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू भी आ रहा है कहीं ना कहीं, और मैक्सिमम वैल्यू भी कहीं ना कहीं आ रहा है ना। तो एंड पॉइंट्स पे भी आ सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि इधर ही है। कोई बोले सर ये दोनों वैल्यू सेम है तो देख लेना, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पे भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, देख लेना। को बोले यहां भी मिनिमम आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा कहने का मतलब है बस मिनिमम होगा और मैक्सिमम भी होगा। कोई बोले दो जगह मिनिमम हो सकता है तो दो जगह हो सकता है, दो से ज्यादा जगह भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ हम लोग बोल सकते हैं मिनिमम वैल्यू आएगा इस इंटरवल में और मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो आप समझ रहे हो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। तो फिर से एक बार इसको दोहरा देते हैं कि कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ जो कंटिन्यूअस है, क्लोज ए से क्लोज बी में फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो उसका मिनिमम भी आएगा उसका मैक्सिमम भी आएगा। कोई पूछेगा मिनिमम मैक्सिमम दोनों एंड पॉइंट्स पे आ सकते हैं, ये आ सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम दोनों बीच में आ सकते हैं, ये आ सकते हैं। सर मिनिमम बीच में मैक्सिमम एंड पॉइंट पे आ सकता है, यस। उल्टा भी हो सकता है कि मैक्सिमम बीच में कहीं आ रहा हो, मिनिमम एंड पॉइंट आ रहा है। तो दीज ऑल आर पॉसिबिलिटीज, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि मिनिमम भी एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब रेंज में इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी नहीं आएगा, मतलब फंक्शन कैसा होगा, बाउंडेड फंक्शन होगा। क्लियर है? क्लियर है बात? चलिए अगर एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम हो चुके हैं तो हम लोग अगले सवाल पे चलेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, x माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स टेक्स द वैल्यू a प्लस बी बाई टू फॉर सम x belonging to a to b, for some x belonging to a to b। चलिए एक तो सिंपल सा देखते हैं कि अगर ये फंक्शन ऐसा है तो क्या कैसा फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन है भाई। क्यों है सर कंटीन्यूअस फंक्शन, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के हिसाब से ये कंटीन्यूअस दिख रहा है मुझे, तो है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन के हिसाब से मुझे क्या दिख रहा है, कंटीन्यूअस दिख रहा है। अब ए पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो भाई ए पे वैल्यू निकाल के देख लेते हैं ना। ए पे इसकी वैल्यू आ रही है एफ ऑफ ए इक्वल टू ए और एफ ऑफ बी बी आ रहे हैं। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है फंक्शनल एट द एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स पे एक तो वैल्यू एफ ए आ रही है, मतलब ए, मतलब ए पे वैल्यू ही ए आ रही है, ठीक है ना। तो आप इसको 0 कॉमा ए मान सकते हैं, है ना। और बी पे वैल्यू बी आ रही है तो आप इस पॉइंट को 0 कॉमा बी मान लीजिए ऐसा। और देखो ग्राफ कैसा है उससे मुझे क्या लेना देना, बस मुझे है कि कंटिन्यूअस है। ग्राफ कैसा है बच्चों, कंटिन्यूअस है ना, बाकी किसी चीज से लेना देना नहीं है मेरे को कि कैसा ग्राफ है, कंटिन्यूअस है। मतलब यहां से यहां तक में बिल्कुल ऐसे एकदम कंटिन्यूटी से चलेगा, कंटिन्यूटी चलेगा। तो अभी हम वाईबीटी सॉरी आईबीटी में यही तो कह रहे थे ना, ये कोई भी वाई नॉट इसके बीच में लो, कोई भी वाई नॉट। तो देखो बेटा a प्लस बी बाई टू बिल्कुल बीचों बीच होगा, मिड पॉइंट।
मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा, है ना, कि a प्लस बी बाई टू बिल्कुल बीचों बीच होगा। तो हम लोग बोले कि अगर a प्लस बी बाई टू यहाँ बीचों बीच आ रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आईवीटी, अकॉर्डिंग टू क्या, आईवीटी, कोई ना कोई ऐसा एक्स नॉट तो मिलेगा ही बॉस, कोई ना कोई ऐसा एक्स नॉट तो मिलेगा ही किसके बीच में, a से b के बीच में, जहां f ऑफ एक्स नॉट मस्ट बी दिस वैल्यू अकॉर्डिंग टू आईवीटी। क्योंकि देखो आईवीटी यही तो बोलता है कि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो इसके बीच में जितने भी वाई नॉट है सबकी गारंटी है, सब किसी ना किसी एक्स नॉट पे तो आ ही रहे होंगे। तो a प्लस बी बाई टू भी इसी के बीच का तो है, इनफैक्ट ये तो बीचों बीच का है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि देयर मस्ट बी सम एक्स नॉट सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू, है ना। हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कोई ना कोई ऐसा एक्स नॉट होगा a से b के बीच में जहां पे ये वैल्यू अटेन करेगा ही करेगा। इनफैक्ट आप कोई भी सेक्शन फॉर्मूले से सोच लेना कि एक तो बोल दिया आपको कि a प्लस बी बाई टू, अगर मेरे को ऐसा भी बोलता ना 2a प्लस थ्री बी बाई फाइव वैल्यू अटेन करेगा, मैं बोलूंगा यस ये भी करेगा। कोई बोले 2a प्लस थ्री बी बाई फाइव है तो ये भी करेगा, क्यों भाई, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एक पॉइंट यहां से लेना है जो ऊपर से आपको 2:3 में डिवाइड कर रहा हो, है ना। जैसे ये मान लीजिए 3 है और ये बेटा 2 है ना, तो 2a प्लस थ्री बी अपॉन फाइव यही पॉइंट होगा 2a प्लस थ्री बी बाई फाइव, ये सुनो। तो कोई बोले ये वाली वैल्यू अटेन कर रहा है, तो हम लोग बोले हाँ साहब ये भी वैल्यू अटेन कर रहा है। इनफैक्ट आप सेक्शन फॉर्मूला से कोई पॉइंट आप पिक कीजिए यहां से, वो सारी वैल्यूज अटेन करेगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि सर 5a माइनस टू बी अपॉन थ्री ये अटेन कर रहा है, आप बता सकते हो ये करेगा या नहीं करेगा। ए से बी के बीच में जिन बच्चों ने समझ लिया है, सबने समझ लिया, सभी आंसर कर सकते हैं। क्या 5a माइनस टू बी अपॉन थ्री का गारंटी है क्या कि कोई ना कोई आएगा एक्स नॉट इसके बीच में। नो, बिल्कुल सही, मेरा भी आंसर नो है। क्यों, क्योंकि ये बतलाता है मुझे एक्सटर्नल डिवीजन का, ये मुझे बतलाता है एक्सटर्नल डिवीजन का। भाई साहब सुनिएगा, ये बताता है 5:2 एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन मतलब इसके बीच का पॉइंट नहीं आएगा दोस्त, या तो इसके ऊपर चला जाएगा या इसके नीचे चला जाएगा, मुझे वो चेक करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग या तो ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा। तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल की कोई गारंटी नहीं है बॉस, सिर्फ अंदर के पॉइंट अगर कोई लेते हो आप वाई नॉट, तो उसकी गारंटी है कि उसके कोरस्पॉन्डिंग एक एक्स नॉट मिल जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को। क्लियर है सबको, ये पूरा डिस्कशन सबको क्लियर है। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, है ना, गड़बड़ाना नहीं होगा। ठीक है, इसको देखने के लिए हम अलग तरीके से भी देख सकते हैं। अगर हम आईबीटी का ही जो दूसरा पार्ट है ना स्टेटमेंट का, उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए लेकिन हमेशा एक नया फंक्शन बनाइए, है ना। जैसे इसका हम एक मेथड 2 आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सेम चीज है, बस प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, बस प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। कि मैं एक नया फंक्शन जीएक्स ले लेता हूं, और सुनना, जो चीज प्रूव करनी हो ना, जैसे बोल रहा है कि दिस इक्वल टू a प्लस बी बाई टू, हमें ये प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू a प्लस बी बाई टू होगा, यही प्रूव करना है हमें। तो आप नया फंक्शन जो बनाइए ना, इसको लेफ्ट में लाके बनाइए, है ना। जो भी चीज आपको प्रूव करनी है कि दिस इक्वल टू दिस होगा, आप उसको लेफ्ट में ले आइए। लेफ्ट में ले आइएगा तो ऐसा कुछ बन जाएगा, x माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस क्या आएगा बच्चों, a प्लस बी बाई टू, ये आएगा, है ना, ये आएगा। अब कोई बोले कि g ऑफ a निकाल दीजिए सर, हाँ निकाल लेते हैं। आइए, तो g ऑफ a में ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, दिस इज a माइनस ए प्लस बी बाई टू, एंड दिस इज टू, और ऊपर आ जाएगा बच्चों, मुझे लग रहा है 2a माइनस ए, तो a माइनस बी बाई टू, दिस इज a माइनस बी बाई टू। g ऑफ b कोई निकाले दोस्त, तो b, है ना, ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, b माइनस ए प्लस बी बाई टू, आप ही देखिए। और मुझे लग रहा है बच्चों एलसीएम के बाद ये भी b माइनस ए बाई टू। और कोई पूछे g ऑफ a इंटू जी ऑफ b,
है ना। कोई पूछे जी ऑफ ए इंटू जी ऑफ बी, तो इनका जब प्रोडक्ट लिखिएगा ना, तो आप देखो नेगेटिव ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 कर देंगे, है ना। नेगेटिव ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, दैट मींस कि दिस इज नेगेटिव, दैट मींस दिस इज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो अभी तो देखा था हमने, है ना, अभी हमने देखा था ना कि अगर नेगेटिव है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी वाज नेगेटिव, तो एक कोई एक्स नॉट या सी या डब्ल्यू कोई भी होगा उस इंटरवल में जहां एफ ऑफ सी 0 होगा। यही चीज अभी हमने देखी है दोस्त, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस मींस कि कोई ना कोई सी होगा जहां पे जी ऑफ सी 0 होगा, और सी किसके बीच में होगा, ए से बी। अच्छा सोचो कि अगर जी ऑफ सी 0 हो रहा है दोस्त, इसका मतलब क्या होगा, जी ऑफ सी 0 हो रहा है, इसका मतलब सिंपल है कि दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 का एक सॉल्यूशन होगा सी, जो कि ए से बी के बीच में लाई करेगा। क्या यहां से भी आपको क्लियर हो गया मेरी बात कि जी ऑफ सी 0 होते ही इसको 0 करेंगे आप, इसको 0 करते ही ये पूरा पार्ट ए प्लस बी बाई 2 के बराबर हो जाएगा किसी ना किसी सी के लिए। आई थिंक इट इज क्लियर, है ना। ग्राफिकली भी देख सकते हैं आप, ग्राफिकली आपको क्या कहता है कि भाई इसका सॉल्यूशन लाइए, है ना। आपके ऊपर टारगेट क्या है, इसका सॉल्यूशन लाने का, दिस इक्वल टू 0, या फिर यूं कह लो, यहां देखो इसका सॉल्यूशन लाने का चाहिए, तो मैंने इसका ग्राफ बना लिया ए से बी में, तो ए से बी में इसका ग्राफ ऐसा आ गया, और मैं इसका ग्राफ बना लूं, है ना। यही तो होता है ना सॉल्यूशन देखने का तरीका, कि मैंने इसका ग्राफ बना लिया, सोचो, और मैंने इसका ग्राफ बना लिया, तो इसका ग्राफ बेटा कंटिन्यूटी में ही आ गया, और इसका ग्राफ बनाया मैंने, तो एक लाइन आ गई y इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। जैसे ही ये लाइन आ गई, तो आप देखो ना एक जगह इंटरसेक्ट कर गया ना जैसे ही इंटरसेक्ट कर गया सॉल्यूशन आ गया, है ना। सिंपल सी बात, क्या ही सोचे। क्लियर है सारी चीजें, तीनों तीनों बातें क्लियर है, तीनों पॉइंट ऑफ व्यूज क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं, इसको अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और बाकी आप इसको घर पे ट्राई कर लीजिएगा, है ना। सपोज दैट fx is continuous in close 0 से close 1 and f of 0 is 0, f of 1 is 0, and f of 0 is 0, f of 1 is 0. Prove that f of c equal to 1 minus 2c square. Prove that f of c equal to 1 minus 2c square for some c belonging to open 0 से open 1. Prove that there is a number x such that x की पावर
and last is let fx be continuous on close 0 से close 1 such that f of 0 equal to f of 1. Prove that there exists a point C in close 0 से close half such that f of C equal to f of C plus half. लिख डाला सबने? लिख लिया हो तो डन कर दीजिए फटाफट। कोई लिख रहा हो तो वेट डाल दीजिएगा, है ना? तुझे तो बड़ा दिख रहा हूँ यार बीच में, मैं तो साइड ही पड़ा हूँ। कौन सा टैब चला के बैठा है बेटा? चलो मेरे ख्याल से काफी समय दे दिया है ना, आगे बढ़ते हैं। बाकी नहीं तो अपलोड होगा तब आराम से बैठ के एकदम सजा सजा के लिखिएगा ना। नेक्स्ट आर्टिकल लिखिएगा फंक्शन डिफाइंड एवरीवेयर। बट continuous at few points. Functions defined everywhere but continuous at few points. मतलब ऐसे फंक्शन जो हर जगह डिफाइंड तो हैं लेकिन कंटिन्यूअस हर जगह नहीं है। ठीक है, तो हम लोग फंक्शन डिफाइंड हर जगह तो है लेकिन कंटिन्यूअस हर जगह नहीं है। हम ऐसे फंक्शंस की बात करें। कोई बोले कि सर हर जगह डिफाइंड होने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि कहीं भी कंटिन्यूअस ना हो, तो मैंने कहा हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है कि डिफाइंड हर जगह हो और कंटिन्यूअस कहीं भी ना हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो वी विल लुक इनटू सच एग्जांपल्स। बट अभी हम एक रैंडमली एक ऐसा फंक्शन लेते हैं जो फंक्शन डिफाइंड तो हर जगह है बट कंटिन्यूअस एक ही पॉइंट पे। वो पॉइंट मुझे तो पता है लेकिन उस पॉइंट तक कैसे पहुंचना है उस पे अभी हम बात करेंगे, है ना। तो जैसे हमने बोला कि fx एक फंक्शन है जो इस तरीके से दोस्त डिफाइंड है, x for x belongs to rational and 1 minus x for x belongs to irrational।
तो अगर कोई एक फंक्शन है जो x है किसके लिए, रेशनल के लिए, और 1 माइनस एक्स है फॉर x रेशनल, तो आप देख लो हर जगह डिफाइंड है। कोई भी आप x बतलाइएगा ना, हर जगह एवरीवेयर इट इज डिफाइंड। कोई बोले 1 पे डिफाइंड है 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, 3/5 पे 3/5 आएगा, √2 पे 1 माइनस √2 आएगा, √3 पे 1 माइनस √3 आएगा, पाई पे 1 माइनस पाई आएगा, ई पे 1 माइनस ई आएगा। तो आप कोई भी x बतलाइएगा और हम फटाक से आपको बतला देंगे कि वहां पे फंक्शनल वैल्यू क्या आएगी। तो क्या ऐसे कह सकते हैं कि फंक्शन डिफाइंड हर जगह? आंसर इज यस। डिफाइंड होने का मतलब कंटिन्यूअस नहीं होता है दोस्त, है ना, इस चीज का हमेशा दिमाग में रखिएगा। इट इज नॉट द सेम थिंग कि डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस आर नॉट द सेम थिंग। इट इज डिफाइंड एवरीवेयर बट इट इज कंटिन्यूअस ओनली एट वन पॉइंट। अभी नहीं पता कि कौन सा पॉइंट है, लेकिन चलिए हम लोग उस पर कैसे पहुंचेंगे अभी थोड़ी देर में आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। तो मैंने कहा क्या क्या कहा कि भाई अपन नंबर लाइन बना लेते हैं पहले। तो कोई बोले कि सर सबसे शुभ पॉइंट है हमारे लिए जीरो, हमारे जीरो जो है बहुत प्रिय पॉइंट है ना, जीरो पे आप सबसे पहले चेक करके दिखाओ, है ना, जीरो पे आप सबसे पहले चेक करके दिखाओ। तो जीरो पे भाई चलो एफ ऑफ जीरो निकाल लिया, जीरो आ गया। अब आरएचएल एलएचएल तो निकालोगे ना दोस्त, तो आरएचएल निकालोगे तो आप जीरो पे राइट हैंड साइड से जाओगे। अब जब जीरो पे राइट हैंड साइड से जाओगे तो यहां पे बहुत सारे नेबरहुड में पॉइंट्स मिलेंगे जो रेशनल होंगे, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो इर्रेशनल होंगे, है ना। आप समझते हैं ना कि जीरो के नेबरहुड में देयर आर इनफाइनाइट रेशनल पॉइंट्स एज वेल एज इनफाइनाइट इरेशनल पॉइंट्स। सभी बात से सहमत इस बात से, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि जीरो के नेबरहुड में बहुत सारे रेशनल पॉइंट्स होंगे। जब वो रेशनल पॉइंट्स तुम्हें मिलेंगे आंसर इसके हिसाब से आएगा, और जब इरेशनल पॉइंट्स यहां पे मिलेंगे तो आंसर इसके हिसाब से आएगा। तो आप सोचो जब जीरो की तरफ आप चल रहे हो राइट से और रेशनल पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, तो रेशनल पॉइंट्स से वैल्यू हमेशा जीरो मिलेगी। लेकिन जैसे ही इरेशनल पॉइंट्स मिलेंगे तो वैल्यू हमेशा किसके बराबर मिलेगी दोस्त? 1 के बराबर मिलेगी। वैल्यू हमेशा किसके बराबर मिलेगी? 1 के बराबर मिलेगी। क्या इस बात से सभी सहमत हैं कि जब हम जीरो का आरएचएल निकालेंगे तो जब रेशनल पॉइंट से होते हुए जाएंगे तो जीरो वैल्यू मिलेगी, और इरेशनल से जाएंगे तो 1 वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब आरएचएल खुद ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब आरएचएल खुद ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो भाई लिमिट तो बहुत बात की बात है, पहले तो आरएचएल एग्जिस्ट करे, तो हम बोलेंगे यस आरएचएल डज नॉट एग्जिस्ट। आरएचएल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब डिसकंटीन्यूअस एट जीरो। आरएचएल डज नॉट एग्जिस्ट मतलब डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। ये तो बहुत पेनफुल बात हो गई यार कि रेशनल पे अलग वैल्यू आ रही है, इरेशनल पे अलग वैल्यू आ रही है, और दोनों के उसके कारण आरएचएल खुद ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो भाई कंटिन्यूटी तो तब बात करें ना जब लिमिट उमिट एग्जिस्ट करे, अभी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मेरे दिमाग में अब एक आइडिया है, मेरे दिमाग में आइडिया है पानी पीने से, मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि पहले तो आरएचएल एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। क्या खतरनाक आइडिया है सर। हाँ, आरएचएल एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मैंने कोई एक पॉइंट रैंडमली ले लिया ए, मुझे नहीं पता ये पॉइंट ए कौन सा है, मुझे नहीं पता ये पॉइंट ए कौन सा है, मैंने मार्क कर दिया नंबर लाइन पे। तो अब ए पे फंक्शन वैल्यू कुछ भी आती रहे, उससे अभी मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि जब आप ए को राइट से अप्रोच करोगे, जब ए को आप राइट से अप्रोच करोगे तो जो जब रेशनल पॉइंट से जाओगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? आप सोचो, जब रेशनल पॉइंट से जाओगे तो वैल्यू ए मिलेगी, ओके। और जब इरेशनल पॉइंट से अगर होते हुए जाओगे ए पे तो वैल्यू क्या मिलेगी? 1 माइनस ए। तो भाई आरएचएल एग्जिस्ट करने के लिए ये दोनों बराबर तो होने चाहिए ना। अगर यही दोनों बराबर नहीं है तो फिर काहे का आरएचएल और काहे का लिमिट कंटिन्यूटी और सब, है ना। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये दोनों बराबर होने का मतलब दोस्त एक ही वैल्यू तो होगी हाफ, है ना। इन दोनों के बराबर होने का मतलब क्या हो गया? ए इक्वल टू क्या हो गया? हाफ। यानी हाफ ही ऐसा पॉइंट है जहां आरएचएल एग्जिस्ट करने के कुछ चांसेस है दोस्त। तो चलो अब मैंने पॉइंट ले लिया, हाफ ले लिया, ओके सर। तो हाफ में फंक्शनल वैल्यू निकाली, हाफ आ गया। आरएचएल निकालने की कोशिश कर रहा हूं, हाफ प्लस। तो भाई जब हम इसको राइट से अप्रोच कर रहे होंगे हाफ को, है ना, और हम रेशनल पॉइंट से होते हुए जा रहे होंगे तो रेशनल पॉइंट पे हाफ मिलेगा। और कोई बोले सर इरेशनल पॉइंट पे जाएंगे तो 1 माइनस हाफ, वहां से भी हाफ मिलेगा, यानी आरएचएल भी एग्जिस्ट कर गया दोस्त। और ऐसे ही हाफ माइनस निकालोगे तो वो भी हाफ आ जाएगा। यानी यही है जहां फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और इसके अलावा कहीं भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। यानी यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि जब भी इस तरह के फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात सोचनी होगी तो इन दोनों को बराबर कर दो, वो पॉइंट आ जाएगा। आप समझे? क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने ए और 1 माइनस ए को बराबर किया, यानी कि जो आरएचएल है
है ना, रेशनल और इरेशनल से उन दोनों को सेम किया है तो खट से यहीं से मिल जाएगा ना, x और 1 माइनस x को बराबर किया, वो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी हमको मिल जाएगा, है ना। तो आप समझ गए कि ये फंक्शन हर जगह डिफाइंड है बट कंटिन्यूअस सिर्फ हाफ पे। बाकी कुछ डाउट हो तो पूछिएगा, नहीं तो बात यहां खत्म हो रही है मेरी। प्रद्युमन साहब ने भी सीआईडी छोड़ के अन्ना अकेडमी ज्वाइन कर लिया क्या? एसीबी प्रद्युमन ने। आगे बढ़े, चलिए। तो मैं कुछ फंक्शंस लिख रहा हूं आपको, देखिएगा, और आपको बतलाने हैं, है ना, कि कहां कहां कंटिन्यूअस है ना। बताइए भाई। आ गया भाई। पहले के बारे में बात करते हैं ना, पहले के बारे में बात करते हैं। पहले के बारे में बोल सकते हैं कि एवरीवेयर डिसकंटिन्यूअस, कहीं पे भी कंटिन्यूअस नहीं। कोई बोले कि ये कहां पे कंटिन्यूअस है सर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 6 कीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 6 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 2 एंड 3 आर पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी। क्लियर है? को बोले कि यहाँ पे कहां पे कंटिन्यूअस होगा, है ना, तो हम लोग बोले कि सिंपली एक्स क्यूब को लिख दीजिए भाई 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6, यानी इक्वेशन जो बनी बॉस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो मुझे लग रहा है कि यार 1 2 3 तीन रूट्स होंगे, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होगा, बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझिएगा, आप समझिएगा कि इसमें तो दोनों कभी बराबर नहीं होंगे, तो एवरीवेयर इट इज डिसकंटिन्यूअस। कोई बोले इसमें सर तो इन दोनों को बराबर कीजिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 6, इसके दो रूट आ जाएंगे, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ऑफकोर्स इसके 2 और 3 हैं, तो 2 और 3 पे ही कंटिन्यूअस होगा, है ना, बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूअस होगा। कोई बोले सर इसमें बराबर कर दिया मैंने, ऐसे ही निकलेगी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। तो मेरे ख्याल से आप समझ लीजिएगा। सर एक सिंगल पॉइंट कंटिन्यूअस हो सकता है क्या प्लीज सर? या तुम बहुत ही भयानक वाले हो यार, ये तुम्हें क्या लगा ये सिंगल पॉइंट कंटिन्यूअस नहीं है पहला एग्जांपल, या क्या है ये? शनिवार तो बेटा अभी आया भी नहीं है, आप पहले से लगता है शनिवार के लिए तैयार हो, है ना। शनिवार रेडी हो रहे हैं क्या बेटा? और यहाँ पे 1 2 3 पे कंटिन्यूअस होगा।
ठीक है। ओके सर, मतलब अभी भी डाउट है क्या भाई तुझे? ये सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी तो है, मैं कैसे बताऊं इस चीज को? एक और एग्जांपल लेकर बताऊं, चल एक और एग्जांपल लिख लो भाई। समीर स्पेशल, सैटरडे स्पेशल। इस बार हम x नहीं लेंगे, हम इस बार 2x लेंगे, है ना, 2x, और x रेशनल के लिए, है ना। और इधर से ले लेते हैं हम लोग बच्चों 1 माइनस, नहीं 1 माइनस एक्स, अच्छा, समीर विल नॉट फील गुड, 1 माइनस 2x। अब समीर विल फील वेरी हैप्पी, अब समीर विल फील वेरी हैप्पी कि सर ने अब सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी का एग्जांपल दिया मेरे कहने पे। देखो समीर क्या आ रहा है बेटा, कहां पे कंटिन्यूअस होगा ना, उसमें ज्यादा चढ़ गया बच्चे को। देखो बेटा, ये 2x इधर आएगा, 4x इक्वल टू 1। देखो x क्या आया, क्वार्टर। अब ठीक है, शनिवार का माहौल बन गया। मुझे लग रहा है पिछले वाले में थोड़ा ज्यादा आ गया था ना, थोड़ा ज्यादा आ गया था, आधा ज्यादा हो जाता है, पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। इसका स्टेटमेंट लिखिएगा सभी बच्चे, है ना, कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस में लिखिएगा कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस में लिखिएगा दोस्त, है ना, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिखिएगा। इफ y इक्वल टू fx, if y equal to fx is continuous at x equal to a, if y equal to fx is continuous at x equal to a, if y equal to fx is continuous at x equal to a and y equal to gx is continuous at x equal to f of a, if y equal to fx is continuous at x equal to a, y equal to fx is continuous at x equal to a and y equal to gx is continuous at x equal to f of a, and y equal to gx is continuous at x equal to f of a, then the composite function g of fx, then the composite function g of fx, then the composite function g of fx is continuous at x equal to a, then the composite function g of fx is continuous at x equal to a, then the composite function g of fx is continuous at x equal to a, है ना, then the composite function g of fx is continuous at x equal to a। क्लियर है, क्लियर है, देखते हैं क्या है ये, है ना। तो हमने बोला कि एक फंक्शन है x, है ना, सॉरी fx, वो x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है दोस्त। हमने कोई फंक्शन है fx, वो x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है, ऐसा कह रहे हैं। और एक फंक्शन है gx, जो कि बच्चों कंटिन्यूअस है x इक्वल टू f ऑफ a पे। आप सोचिएगा कि अगर आप x इक्वल टू a इनपुट इसमें डालिएगा तो ये आउटपुट क्या देगा आपको, f ऑफ a ही तो देगा। और ये gx के लिए x की वैल्यू होगी, ये gx के लिए किसकी वैल्यू होगी, x की तो वैल्यू होगी, है ना। तो हमने बोला कि fx x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है और fx x इक्वल टू a पे वैल्यू दिया f ऑफ a, और gx इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू f ऑफ a पे कंटिन्यूअस है ना, और ये gx इसके बाद क्या वैल्यू देगा बच्चों, g ऑफ f ऑफ a। तो क्या कहता है इसका स्टेटमेंट, इसका मतलब कि जो g ऑफ fx होगा, यानी कि जो a से c में फंक्शन है ना, ये बतलाया गया है आपको, है ना, ये a है, ये b है और ये c है। तो a से c में जो फंक्शन होगा, है ना, g ऑफ fx, वो x इक्वल टू a पे भाई कंटिन्यूअस होगा, वो x इक्वल टू a पे कैसा होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। आप बोलोगे सर कैसे, चलिए देखते हैं, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो fx a पे कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब f ऑफ a प्लस f ऑफ a माइनस और f ऑफ a तीनों बराबर होंगे, इक्वल टू l।
समथिंग एल। क्यों भाई? क्योंकि एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है ना। ये एफ एक्स के बारे में बात कर लिया मैंने एट एक्स इक्वल टू ए। अब मैं जी एक्स की बात कर रहा हूं एट एक्स इक्वल टू कहां? एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब क्या? एल। एफ ऑफ ए तो बच्चों एल ही है ना। तो जी एक्स की बात करेंगे अगर एफ ऑफ ए पे यानी कि एल पे, तो यानी कि इसका मतलब कि अगर ये कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए पे, तो जी ऑफ एल प्लस जी ऑफ एल माइनस और जी ऑफ एल ये भी बराबर होने चाहिए। क्या यहां तक का स्टेटमेंट समझ में आया कि ये गिवन है? हमें ये गिवन है कि एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है, तो उससे ये वाली चीजें बराबर होंगी और इक्वल टू एल होगा। जी एक्स एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए पे कंटिन्यूअस, ये भी गिवन है। एफ ऑफ ए एल ले लिया है ना, वहां से देख लीजिए। तो जी ऑफ एल प्लस जी ऑफ एल माइनस जी ऑफ एल ये भी एम हो गया। अब जी ऑफ एफ एक्स के बारे में कह रहे हैं, तो चलिए जी ऑफ एफ एक्स ये चेक कर रहे हैं। जी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पे चेक कर रहे हैं, तो भाई हम आरएचएल निकालते हैं। चलिए जी ऑफ एफ ऑफ ए प्लस निकालते हैं। सोचिए एफ ऑफ ए प्लस कुछ भी हो, क्या हो सकता है ज्यादा? एफ ऑफ ए प्लस एल को अप्रोच कर रहे हैं, तो एल को अप्रोच कर रहा है तो एल प्लस भी हो सकता है, एल माइनस भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, मुझे नहीं लेना देना क्या हो रहा है। तो अगर एफ ऑफ ए प्लस एल को अप्रोच कर रहा है तो एग्जैक्ट एल जरूरी नहीं है ना, एल प्लस भी हो सकता है, एल माइनस भी हो सकता है, एल भी हो सकता है। तो कुछ भी हो जाए एफ ऑफ ए प्लस, चाहे एल प्लस हो, चाहे एल माइनस हो, चाहे एल हो, अल्टीमेटली ये तीनों में से कुछ भी हो, यानी कि हम लोग बोले कि अंदर वाला जी ऑफ एल प्लस हो या जी ऑफ एल माइनस हो या जी ऑफ एल हो। कुछ गधे यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि सर एफ ऑफ ए प्लस तो एल ही है ना सर। अरे मूर्ख इंसान, एफ ऑफ ए प्लस क्या है? लिमिटिंग वैल्यू है, और लिमिटिंग वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो एल प्लस भी हो सकती, मतलब लिमिटिंग वैल्यू तो एल ही होगी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि जब तक हम कंपोजिट पूरा इवैल्यूएट नहीं करते, तो बताया था ना प्लस माइनस में ही काम करना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एफ ऑफ ए प्लस एल को अप्रोच कर रहा है, लिमिटिंग वैल्यू एल ही बोलूंगा, लेकिन जब कंटिन्यूटी कंपोजिट में निकाल रहे हैं इस चीज को, तो मुझे पता है कि एल से बड़ा भी हो सकता है, एल से छोटा भी हो सकता है, एल भी हो सकता है। लेकिन इन तीनों केसेस में वैल्यू तो बेटा एम ही आएगी ना, इन तीनों केस में वैल्यू एम ही आएगी। दूसरी केस ले लेते हैं जी ऑफ एफ ऑफ ए माइनस, ये भी तो बेटा वैसे ही बिहेव करेगा, क्योंकि एफ ऑफ ए माइनस भी एल प्लस होगा, एल माइनस होगा या एल होगा, कुछ भी होगा, तो अल्टीमेटली आएगा तो एम ही। और जी ऑफ एफ ऑफ ए निकाल लो, ये तो पक्का ही एम है। तो क्या आपको दिख रहा है कि जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि यहां से दिखेगा, यानी कि यहां से बोल सकते हैं कि जी ऑफ एफ एक्स जो है, अरे तेरे, है ना, यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जी ऑफ एफ एक्स जो होगा वो x इक्वल टू ए पे क्या होगा? कंटिन्यूअस। इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर टू ऑल? चलिए, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी की वैसे तो इतनी सी हो गई है, 2-3 सवाल है, हम लोग अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो एज ए स्टेटमेंट इसको दिमाग में रखिएगा, है ना। अच्छा, कोई बोले कि सर मान लीजिए अगर ये एफ एक्स इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूअस है, जी ऑफ एक्स अगर यहाँ कंटिन्यूअस है, तो इसके बारे में डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं क्या? नहीं, सब केसेस में चेक करना पड़ेगा। हम सिर्फ कंटिन्यूटी के बारे में बोल सकते हैं, अगर एफ एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है, ये यहां कंटिन्यूअस है, तो जी ऑफ एफ एक्स पक्का एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर कोई बोलता है कि एफ एक्स इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूअस है, जी एक्स यहां पे डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा? नो भाई, चेक करना पड़ेगा, है ना। बाकी सारी केसेस के लिए आपको चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है, रहेगा याद। चलिए, आज एक क्लास सॉरी एक ग्रुप में एक सवाल आया था कंटिन्यूटी का, है ना। थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि अपना ग्रुप बैंकिंग पीओ वाला ग्रुप हो गया है ना, क्योंकि उसमें ऐसा लगा कि मैंने 2 स्टेटमेंट दिए और मैंने दिए हैं, तो मैं किसी से पूछ नहीं रहा था, मैं अपना ओपिनियन और सही बात आपको बतला रहा था। एक कुछ ऐसा ग्राफ आया था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ ऐसा शायद भगवान जाने क्या बना था, और कुछ ऐसा करके बना था, है ना। और यही डोमेन था, यही डोमेन था, और ये मान लीजिए ए और बी है ना। ये पूछा गया था कि क्या फंक्शन डोमेन में कंटिन्यूअस है, ऐसा पूछा गया था कि फंक्शन क्या है डोमेन में कंटिन्यूअस है। फिर मैंने इसको बोल दिया कि हाँ भाई ये कंटिन्यूअस है ना, जो कि है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
फिर एक ऐसा कुछ ग्राफ आया और पूछा गया फिर से, कोई किसी और बच्चे ने पूछा कि भाई क्या ये कंटिन्यूअस है, तो मैंने बोला भाई ये डिसकंटिन्यूअस है। उसने बिना कुछ समझे सोचे उसने डिजाइन बनाया, उसने बोला कि अच्छा यहां पे सर ने कंटिन्यूअस बोला, और अगर ये डिसकंटिन्यूअस बोला तो ये एक पॉइंट पे गायब है, ये सब पॉइंट पे गायब है, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो भाई बैंकिंग पीओ का एग्जाम थोड़ी चल रहा है भाई, कॉन्सेप्चुअली सिखाया जा रहा है एक एक चीज, रटाने की कोशिश तो मैं कर ही नहीं रहा हूं कोई भी चीज। आप देखो, होता ना, आप खुद देखो, आप खुद ही देखो यार। मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या ये फंक्शन यहां कंटिन्यूअस है, क्या यहां कंटिन्यूअस है, क्या यहां कंटिन्यूअस है, क्या यहां कंटिन्यूअस है, क्या ए पे कंटिन्यूअस है, तो हर जगह मैं डेफिनेशन लगाऊंगा ना यार। जैसे अगर मैं पूछूंगा कि ए पे क्या है, तो मैं बोलूंगा कि ए का एलएचएस चेक करना पड़ेगा मुझे और फंक्शनल वैल्यू चेक करनी पड़ेगी मुझे, तो दोनों बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है मेरे लिए पे। कोई पूछे बी पे कंटिन्यूअस है, तो मैं बोलूंगा यस, मैं आरएचएस निकालूंगा, फंक्शनल वैल्यू निकालूंगा, दोनों चीजें सेम आ रही है, मैं बोलूंगा फंक्शन बी पे कंटिन्यूअस है। तुम इसके बीच में पूछने की हिम्मत कर लो। कोई पूछे कि सर इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है या नहीं है सर, अरे तो मूर्ख है यार तू, यहां पे कैसे चेक कर सकता है कंटिन्यूटी, ये तो डोमेन के बाहर की चीज है। ये तो बेफुजूल बात हुई ना भाई कि तू बीच में चेक कर रहा है। तो यानी अगर मैं तुमसे पूछूं क्या हर एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है ए या ए के लेफ्ट में, आंसर इज यस। और कोई पूछे बी या बी के राइट में क्या हर जगह कंटिन्यूअस है, आंसर इज अगेन यस। तो क्या मैं डोमेन में इस फंक्शन को कंटिन्यूअस कह सकता हूं? यस, डेफिनेटली कह सकता हूं। और कोई बोले मैं इधर कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं, तो मूर्ख है भाई, तू इधर कंटिन्यूटी की बात भी कैसे कर सकता है जब ग्राफ ही नहीं है। और कंटिन्यूटी क्या होता है, ग्राफ की प्रॉपर्टी होती है, फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। जब ग्राफ है ही नहीं, तुम पूछोगे कि सर ln x x इक्वल टू -2 पे बताइए कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, बताओ भला। ये पूछने वाली बात हुई कि x इक्वल टू -2 पे ln x क्या है, अरे डोमेन में ही नहीं है, वहां बात ही नहीं होगी। डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कोई बात नहीं होगी, क्यों ही बात करें, ना तो लेफ्ट है ना तो राइट है, तो हम क्या बात करें उसके बारे में, आप समझ रहे हो। तो हम लोग बोले कि इसके बारे में कोई बात नहीं होगी -2 पे। कोई पूछे यहां कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो मेरे मूर्ख बच्चे, आप सोचिए, आप सिर्फ बैंकिंग पीओ थोड़ी कर रहे हो कि इसके लिए मैंने बोल दिया कि डिसकंटिन्यूअस है तो तुम ये चीज यहां लगा दो। अबे तुम्हें डेफिनेशन समझाई जा रही है, तुम डेफिनेशन के हिसाब से वर्क कर रहे हो, इन एंड आउट। तुम डिजाइन देख के डिजाइन थोड़ी गेस कर रहे हो यार यहाँ पे। कोई पूछे यहां डिसकंटिन्यूअस है क्या, डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस है, कैसे सर, इसका आरएचएल है, इसका एलएचएल है, बराबर है, फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। अगर फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं है तो किस तरह की डिसकंटिन्यूटी बताया हुआ है, मिसिंग पॉइंट एग्जांपल के साथ लिया है मैंने कि रिमूवेबल में मिसिंग पॉइंट हुआ है, फंक्शन लिया था मैंने x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो इतनी डिसअपॉइंटिंग बातें मत लिखा करो यार, या तो तुम तथ्यों के आधार पे लिखो, मेरे को बड़ा मजा आएगा आपके तथ्य को डिपेंड करने के लिए। लेकिन आप अगर ऐसा लॉजिक दोगे है ना, अक्षय कुमार टाइप, ओ सर ये आपने डिसकंटिन्यूअस बोल दिया, जबकि ये भी मैंने ही कंटिन्यूअस बोला है ना, मैंने इसको भी कंटिन्यूअस बोला उसको, लेकिन सर ये डिसकंटिन्यूअस बोल दिया तो ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया, हमने ये पॉइंट फैला दिया। अभी ये कहां पढ़े हो, थर्मल एक्सपेंशन में। तो सर हॉलो सर्कल अगर डोमेन का पार्ट ना हो तो ये कंटिन्यूअस होगा। देखो आप कहां पूछ रहे हो वो समझ में आना चाहिए। आप कोई पूछे tan x, क्या tan x कंटिन्यूअस है, तो मेरा आंसर इज यस, tan x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। सुनना ध्यान से, समझना, उसके बाद बोलना, है ना, ऐसे बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। आप सुनना, अब जैसे बोलता है कि tan x इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन, तो मेरा आंसर है कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन भाई। क्यों सर, क्यों कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, जहां जहां आप डिसकंटिन्यूटी सोच रहे हो ना वो डोमेन में ही नहीं है, वो डोमेन में ही नहीं है जहां जहां डिसकंटिन्यूटी सोच रहे हो। लेकिन अब यही सवाल मेरे को ऐसे पूछता है कि भाई y इक्वल टू tan x का जो फंक्शन है ना सर,
वो माइनस ऑफ पाई से पाई में क्या कंटिन्यूअस है? अब ऐसे पूछ रहा है, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। दो तरीके से सवाल पूछा जा रहा है। एक सवाल पूछा गया कि क्या एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है इन इट्स डोमेन। मेरा आंसर इज यस, इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। पक्का समझ में आ गया? ठीक है। अब मेरे को ये कह रहा है कि क्या ये फंक्शन माइनस पाई से पाई में कंटिन्यूअस है? मेरा आंसर है नो। ये पाई बाई टू पे भी डिसकंटिन्यूअस है, माइनस पाई बाई टू पे भी डिसकंटिन्यूअस है। इनफैक्ट सवाल इसमें ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ y इक्वल टू 10x इन दिस इंटरवल। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपने मुझे यहां से यहां तक का ग्राफ बना के भेजा है भाई, और आप बोल रहे हो कि सर यहां से यहां तक में क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है। मैं कैसे बोल दूंगा यार कंटिन्यूअस है? हाँ, लेकिन कोई ऐसा बोलता है कि भाई ये फंक्शन जो है, क्या ये भी डोमेन में कंटिन्यूअस है? तो इसका भी आंसर मैं डोमेन में कंटिन्यूअस बोल सकता हूं, मुझे उसमें कोई परहेज नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ये पॉइंट डोमेन का नहीं है ना? तो आप बोलने के लिए बोल दो कि भाई डोमेन पे कंटिन्यूअस है, लेकिन आपने ग्राफ ही इतना बनाया ना मेरे लिए, इस ग्राफ से फील आ रही है मेरे को कि ये इधर भी चल रहा है, ये इधर भी चल रहा है, तो ये पूरा बात कर रहा है, लेकिन इस ग्राफ में ऐसी कोई फील नहीं है। आपने यहां से यहां तक का ग्राफ बनाया, ऐसे बनाया, और बोल रहे हैं कि इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है, तो मेरा आंसर इसकी डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि यहां पे डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अब कोई पूछता है क्या डोमेन में कंटिन्यूअस है, तो अब आपको हमेशा इस चीज को डोमेन के उसमें देखना पड़ेगा। लेकिन कोई पूछे कि सर मान लीजिए ये है पॉइंट आपका डी और ये पॉइंट है ई है, कि सर डी से ई में क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है? आप बोलो खुद से, आप खुद से बोलो डी से ई में क्या कंटिन्यूअस है? इसी इसी को दो सवाल पूछ लेते हैं कि ये डी से ई में कंटिन्यूअस है क्या? आंसर इज नो, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर इसी को कोई पूछ रहा है कि डोमेन में कंटिन्यूअस है क्या, तो डोमेन में ये पॉइंट हट जाएगा, और हट जाएगा तो बाकी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है। तो आपने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है ग्राफ, उसको भी चेक कीजिएगा ना आप। अरे क्लियर हुआ क्या? चलो भाई, होमवर्क क्या था? होमवर्क में थोड़ा और एडिशन कर लीजिए, है ना? होमवर्क अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मेरा पेट भर गया। अच्छा, समीर नहीं लिखा था क्या? सॉरी यार, मुझे नहीं पता था, तभी से वो क्लियर सर बोल रहा है। अरे यार, तो हो सकता है थोड़ा बहुत मैं हार्शली बोल दिया हो, है ना? ऐसा टेंशन मत लेना। ये सब हम लोग अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ना। एक्सरसाइज 1 रिमेनिंग भी ऐड कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 3 रिमेनिंग। अच्छा, इस संडे को भी आप लोग का टेस्ट वेस्ट है क्या? एक डेढ़ घंटे की क्लास ले लें। सॉरी, एक्सरसाइज 3 तो पूरा ही है। और एक्सरसाइज 4 में मेरे ख्याल से 4 ही सवाल है। ये कर लीजिएगा। क्या इस संडे टेस्ट वेस्ट है क्या आप लोगों का? नो टेस्ट? ठीक है, देखता हूँ यार, अगर संडे फ्री रहा तो फिर मैं एक एक्स्ट्रा क्लास दोपहर में रख लूंगा, है ना? या सुबह रख लूंगा, जैसा भी होगा बता दूंगा। अरे उसने बेटा, ये सूर्यास्त जो है ना, ये नारद मुनि है एक्चुअली। उसने डिजाइन के हिसाब से आंसर कर दिया, तो मेरे को लगा यार पता नहीं, हो सकता कोई टीचर हो, मेरे को नहीं पता, क्योंकि
मतलब अब टीचर को ऐसे नहीं लिख सकते ना, अब तो मैं, मुझे लगा कि अगर टीचर हो तो फिर मैं अपना स्टेटमेंट थोड़ा चेंज कर लूंगा, है ना, तो मतलब ज्यादा रूड ना हो जाए, बस ये वाली बात है, और कोई बात नहीं। अरे बच्चों को तो आप थोड़ा टाइट होके बोल सकते हो, सबको थोड़ी बोल सकते हो। चलो भैया, बाय बाय, सी यू ऑल, गुड नाइट, है ना। कुछ होगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, अगर क्लास का टाइमिंग होगा, अगर नहीं होगा तो मैं लिख दूंगा नो क्लास, है ना। ठीक है जी, ओके देन, बाय बाय। अच्छा, अगर क्लास होती है संडे को तो ये जो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 वाला है वो डिस्कशन हो जाएगा, ये जो नया होमवर्क है ये डिस्कशन अपन अगली क्लास में करेंगे, है ना। बाय बाय, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।